तो वर्ड है म्यूचुअल फंड। एक्चुअली म्यूचुअल फंड वर्ड क्या है, होता क्या है कि जिन लोगों के पास शेयर सिक्योरिटीज मार्केट में लगाने के लिए पैसे तो होते हैं पर उन्हें मैनेज करने का टाइम नहीं होता, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है। एक तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी उनसे पैसे लेती है, एक फंड बनाती है जिसमें वो सारा पैसा डाल देती है और कुछ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज डिसाइड करती है। जैसे 1 करोड़ सिक्योरिटीज डिसाइड करी और फंड जो इकट्ठा हुआ वो 10 करोड़ हुआ, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए को 1 करोड़ सिक्योरिटीज से डिवाइड कर कर हर यूनिट की एक वैल्यू निकाल दी कि जो सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, जिसे यूनिट बोलते हैं, उसकी इतनी वैल्यू है। जैसे 10 रुपए वैल्यू है यहां पे, वो जो सारा फंड है उस फंड को जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड की ही वो मैनेज करती है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। तो इन्वेस्ट करने से उन पर रिटर्न आते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं और देखते रहते हैं कि उसमें क्या घटत बढ़त हो रही है। और एक पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं अलग अलग सेक्टर्स का। फिर जैसे उस 10 करोड़ की वैल्यू बढ़कर 12 करोड़ हो गई, तो जो आपकी एक यूनिट थी 10 रुपए की, उसकी वैल्यू बढ़ के 12 रुपए होगी। उस यूनिट को आप बेच भी सकते हो, रखे भी रख सकते हो। तो अब जो वो पैसा है वो उन लोगों के हाथों में है जो लोग एक्सपर्ट हैं। वे उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न प्राप्त करते हैं, उसमें से अपना खर्चा निकालते हैं और बचा हुआ पैसा आपको दे देते हैं। इस तरह से आप बगैर टाइम लगाए सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो काफी हद तक सेफ भी होता है क्योंकि उन्हें एक्सपर्ट हैंडल कर रहे हैं और हर समय वो देखते रहते हैं, उनका काम ही है। तो ये जो यूनिट इश्यू होती हैं वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स कहलाती हैं। तो म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन करा एक पूल ऑफ मनी जो एक्सपर्ट मैनेज करते हैं इन्वेस्ट करके स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में। उनका उद्देश्य होता है सेविंग्स को इंप्रूव करना। ये एक्सपर्ट्स क्रिएट करते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन फंड्स से। फिर वर्ड आया वन साइडेड मार्केट, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें या तो बहुत सारे सेलर हो या तो बहुत सारे बायर हो। मार्केट जिसमें केवल या तो पोटेंशियल सेलर है या तो केवल पोटेंशियल बायर है, दोनों नहीं मिल पा रहे, तो उसे बोलते हैं वन साइडेड मार्केट। फिर बात आई आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। कॉल ऑप्शंस के लिए जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। जब हम कहते हैं स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब तो उस प्राइस से होता है जिस प्राइस पर हम सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। तो जब स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे चला गया मार्केट में, तो हम मार्केट से खरीदेंगे। फिर हम उस व्यक्ति से क्यों खरीदेंगे जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या ऑप्शन टू परचेज ले रखा है। जैसे कि मैंने एक्स शेयर्स के लिए एक ऑप्शन परचेज करा कि मैं आपसे 100 रुपए में इसे खरीद सकता हूं। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 100 रुपए में उसे खरीद सकता हूं व्यक्ति से, चाहे शेयर्स के दाम बढ़ के 102, 110, 150 क्यों ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली मार्केट में वो जो शेयर है वो 90 ही रुपए का रह गया। तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करके उसे 100 में क्यों खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से 90 में खरीद लूंगा, क्योंकि मैं बाउंड थोड़ा ही हूं, वहां तो मेरे पास ऑप्शन है खरीदने का। तो कॉल ऑप्शन में जब आपका स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे चला जाए तो उसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और पुट ऑप्शन में ऐसा ही, जहां आपके पास ऑप्शन टू सेल है, जब पुट ऑप्शन में ऐसे ही आपका जो मार्केट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए तो उसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। जैसे मैंने जिससे पुट ऑप्शन परचेज करा उससे कहा था कि मैं आपसे 200 रुपए में सेल करूंगा मैं आपको, यानी कि यदि मार्केट में 200 रुपए से नीचे चला जाता तो मैं उसे सेल कर देता, मेरे पास ऑप्शन टू सेल था। लेकिन यदि मार्केट में वो 250 का हो गया तो मैं उस बंदे को क्यों बेचूंगा 200 में, मैं तो मार्केट में जाके बेच दूंगा। तो मुझे ऐसे केस में उस व्यक्ति के साथ जो मैंने डीलिंग करी है उसे निभाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन टू सेल था, मैंने नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज करा।
और स्ट्राइक प्राइस क्या था, 200 रुपये। तो जब मार्केट में ही 200 रुपये से ज़्यादा है तो मैं उसे क्यों बेचूंगा 200 में। तो ऐसे केस में जहां कॉल ऑप्शन में तो स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाए और पुट ऑप्शन में स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए, उस सिचुएशन को हम आउट ऑफ द मनी सिचुएशन कहते हैं। फिर वर्ड है पोर्टफोलियो। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में जब आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है तो आप वो बहुत सारे शेयर्स देख के ये कहते हो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है बहुत सारे शेयर्स या इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन जिसमें सारा पैसा आपने एक नहीं बल्कि अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज या अलग अलग तरह के सेक्टर्स में लगा रखा है, उसे पोर्टफोलियो बोलेंगे। तो जब एक इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन होल्ड करता है अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स वाली कंपनीज की, तो ऐसे केस में उसे कहेंगे कि ये उसका पोर्टफोलियो है। एक वर्ड है प्री ओपनिंग सेशन। एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज है, वो 9:15 खुलते हैं, लेकिन आपको बिड लगाने का, कैंसिल करने का मौका 9 बजे से ही मिल जाता है। हालांकि ट्रेड शुरू नहीं होता 9 बजे, ट्रेड जाके शुरू होता है 9:15 बजे, लेकिन 9 बजे से ही आप बिडिंग कर सकते हो, अपनी बिड कैंसिल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। 9:15 बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, पर बिडिंग शुरू हो जाएगी 9 बजे ही। तो ये जो 9 से 9:15 बजे तक का टाइम है, इसे बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। तो प्री ओपन सेशन एक ड्यूरेशन है 15 मिनट की, 9 बजे से 9:15 बजे तक की। प्री ओपन सेशन में आप ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन कर सकते हो। फिर एक वर्ड आया पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द स्टॉक को हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो पीई रेशियो निकलता है। पीई रेशियो किन्हीं कंपनियों का बहुत हाई हो सकता है तो बहुत लो भी हो सकता है। एक्चुअली पीई रेशियो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। पी वैल्यू तो केवल अर्निंग पर शेयर दिखाता है एक तरह से आपकी, कि जो फिलहाल मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से ये शेयर कितनी अर्निंग दे देता है। अब मार्केट प्राइस हो सकता है किसी कारण से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ हो, तो पी रेशियो जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं शो करता कंपनी की। वो तो एक तरह से ये शो करता है कि आज जिस शेयर के प्राइसेस इतने हैं उस पर इतने रुपए की अर्निंग हो गई है। जैसे कॉल ऑप्शन था ऑप्शन टू बाय, वैसे पुट ऑप्शन है ऑप्शन टू सेल। जब हम पुट ऑप्शन परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन टू सेल आ जाता है, जिसमें हम एक फिक्स प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, उस पर सेल करने का ऑप्शन खरीद लेते हैं, जिसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब यदि मार्केट में प्राइस उससे नीचे चला गया तो हम स्ट्राइक प्राइस पे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करके जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसे वो बेच देंगे, लेकिन यदि मार्केट प्राइस उससे ऊपर चला गया फिर तो हम मार्केट में बेचेंगे, उसे क्यों बेचेंगे। इसे बोलते हैं हम पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन जो एक अधिकार देता है इन्वेस्टर को सेल करने का पर्टिकुलर स्टॉक बताए गए प्राइस पर एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, कहलाता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन परचेज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो ये बिलीव करते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो फॉल डाउन होगा स्टेटेड प्राइस पर। तो जब उन्हें लग रहा है कि प्राइस नीचे ना गिर जाए तो वो पुट ऑप्शन परचेज कर लेते हैं, ताकि एक मिनिमम उन्हें लेवल मिल जाए कि इतना रिटर्न तो मेरा आ ही जाएगा। फिर वर्ड आया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, जितना पैसा आपने लगाया है, जितना उस पर आप पैसा कमाते हो, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई एक मेजरमेंट ही तो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, जिससे मैनेजर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है जो उन्हें अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में, उसे तो कहते हैं, यानी कि शेयर पर रिटर्न क्या है, मिलने वाला डिविडेंड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट के फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। जो रिटर्न है असेट्स पर वो यूजुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय असेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रॉफिट से भी कैलकुलेट होता है। टिपिकली यदि हम इस्तेमाल करें इसे तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये डिवीजन या सब्सिडरीज जो हमने खरीदी हैं, जिनके शेयर्स खरीदे हैं, उनके लिए कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट तरह की कंपनीज अलग अलग तरह से आरओआई को कंप्यूटेशन करते हैं। वैसे यदि हम नॉर्मली देखें तो आरओआई का मतलब है जितना पैसा लगाया उस पर कितना कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर वर्ड आया रिस्क। इस बात का रिस्क कि जो मैंने सोचा है और जितना मुझे रिटर्न मिल रहा है उसके बीच का डिफरेंस ही रिस्क कहलाता है। प्रोबेबल चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न विल बी रिड्यूस्ड देन कैलकुलेटेड। जो मैंने सोचा था और जो आने की संभावना है उसके बीच का डिफरेंस कहलाता है रिस्क। सोचा था कि 100 रुपये लगा के 10 रुपये आ जाएंगे,
ऐसा लग रहा है। तो यदि लग रहा है कि 10 नहीं आएंगे, 8 ही मिल पाएंगे, तो मैं कहूँगा कि मेरा रिस्क बढ़ गया। और यदि 10 की जगह मुझे लग रहा है 12 मिल जाएंगे, तो मैं कहूँगा रिस्क रहा नहीं, रिस्क घट गया। रिस्क यूजुअली मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। जो पुराने प्राइसेस हैं उन पर जो रिटर्न मिले हुए हैं, उनके आधार पर जो मैं सोच रहा हूँ कि इतना मिलना ही चाहिए, और जो अब लग रहा है कि कहीं इतना ना मिल जाए, उसे रिस्क कहते हैं। जैसे कोई कंपनी पिछले 10 साल से 10% आरओआई दे रही है, तो ऐसे केस में जब मैंने पैसे लगाए तो मुझे लगता था कि मुझे भी 10% मिल जाएंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि 10% से कम ना मिले कहीं, तो मैं कहूँगा मेरा रिस्क बढ़ गया। सिक्योरिटीज किन्हें कहते हैं? तो जो भी स्टॉक्स हैं, बॉन्ड हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो किसी व्यक्ति ने होल्ड कर रखे हैं ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट्स के रूप में, वो सब सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप किसी इन्वेस्टमेंट के, चाहे आपका प्रोडक्ट स्टॉक हो, बॉन्ड हो, फ्यूचर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शन हो, जो आपके हाथ में है, वो सब सिक्योरिटीज हैं। स्ट्राइक प्राइस, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, जैसे कि यदि आपने कॉल ऑप्शन 100 रुपये पे परचेज करा है तो 100 रुपये स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन 200 रुपये पे परचेज किया है तो 200 रुपये स्ट्राइक प्राइस। तो प्राइस जिस पर होल्डर जो ऑप्शन का है वो बाय या सेल करता है ऑप्शन, उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। फिर वर्ड है स्टॉक। तो एक सर्टिफिकेट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड जो इंडिकेट करता है ओनरशिप आपकी किसी कॉरपोरेशन में। जैसे आपने शेयर खरीदे किसी कंपनी के, तो जितने शेयर खरीदे आपके पास उतना मालिकाना हक है, तो वो जो सर्टिफिकेट उसका आपका मालिकाना हक दिखाता है, वही स्टॉक कहलाता है। प्रीफर्ड स्टॉक वे होते हैं जनरली जिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज से डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है, उन्हें हम कहते हैं प्रीफर्ड स्टॉक। प्रीफर्ड स्टॉक में पहले प्रॉफिट यदि है तो प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को मिलता है पैसा, उनके पास हमेशा प्रेफरेंस होती है। जो कॉमन स्टॉक होता है यानी कि इक्विटी शेयर्स, उनका ना तो कोई प्रेफरेंस ना तो कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। इसीलिए हम स्टॉक को कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक में बांट के हमेशा पढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, जैसे डिबेंचर्स। फिर वर्ड है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या चीज है? कई बार क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है और वो खूब प्रॉफिट कमा रही है पर वो डिविडेंड नहीं बांट रही, तो उसके रिजर्व्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। क्योंकि उसके रिजर्व्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उसकी शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यदि ऐसी कंपनी के पास अभी भी अनइश्यूड शेयर है तो वो ऐसे केस में बोनस इशू कर देती है। लेकिन कई बार वो बोनस इशू ना करके अपने एक शेयर को ही दो शेयर्स में बांट देती है, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। जैसे 10 रुपए के शेयर को 5-5 रुपए में बांट दिया, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पहले ही ज्यादा थी। 10 रुपए के शेयर की यदि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ बढ़ के 100 हो गई और उसने अपने शेयर को बांट दिया 2 हिस्सों में, तो 50-50 रुपए के 2 शेयर हो गए अब उसके। तो शेयर को एक या एक से ज्यादा हिस्से में बांट देना कहलाता है स्टॉक स्प्लिट। जैसे कि 2:1 या 3:1, जिसमें एक शेयर 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इससे एक तरह से जो इन्वेस्टर है उसकी सेलेबिलिटी बढ़ जाती है, वो आसानी से शेयर बेच के फिर भी मेंबर बना रह सकता है। तब चला आधे बेच लिए, आधे रख लिए, तो जितने पहले थे अब भी उतने ही है। तो जब प्रयास करती है कोई कंपनी इंक्रीज करने के लिए आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी को उन्हें स्प्लिट करके, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। यूजुअली मार्केट में लिक्विडिटी या वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए शेयर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा लोग खरीद बेच कर सकें, स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं 2:2 या 3:1 के रेशियो में। फिर वर्ड आया थिन मार्केट, जिसमें बहुत कम लोग हों फिलहाल, जिसमें ट्रांजैक्शन कम हो, बायर सेलर कम हो, उसे बोलते हैं थिन मार्केट। ऐसे कि इसमें प्राइसेस भी ज्यादा घट बढ़ नहीं रहे होते क्योंकि ट्रेड ही ज्यादा नहीं हो रहे होते, वॉलेटिलिटी ही कम होती है। ऐसी मार्केट को थिन मार्केट कहते हैं। तो ऐसी मार्केट जिसमें कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स हैं बाय करने के लिए या ऑफर सेल्स के लिए बहुत कम है, तो ऐसे केस में उसमें ट्रांजैक्शन भी कम होंगे, वॉलेटिलिटी भी कम होगी, ऐसी मार्केट को थिन मार्केट कहते हैं। ट्रेडिंग सेशन, हम लोगों को पता है मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है। इस दौरान आप ट्रेडिंग कर सकते हो और उसे ही ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। तो जो टाइम पीरियड है स्टॉक मार्केट का जिसके लिए वो ओपन होती है ट्रेडिंग के लिए बायर सेलर के लिए,
जिस टाइम फ्रेम में आप सारा काम अपना ट्रेडिंग कर सकते हो 9:15 3:30 बजे तक, उसे हम ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। यहाँ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप वैसे प्री ओपनिंग सेशन में भी, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो 9:15 बजे शुरू होती है। फिर वर्ड आया ईल्ड। देखा जाए तो ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न, सिंपल भाषा में कहें तो एक तरह से मेजरमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज टर्म्स। जब हम परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न की कंप्यूटेशन करते हैं तो उसे ईल्ड पुकारते हैं। स्टॉक ईल्ड कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके करंट प्राइस ऑफ शेयर को उस डिविडेंड से जो कंपनी ने उस शेयर के लिए दिया। जैसे कंपनी ने शेयर पर डिविडेंड दिया 10 रुपए और 100 रुपए का शेयर फिलहाल चल रहा है, तो हम कहेंगे 10% का ईल्ड आ गया। अच्छा जी, ईल्ड टू कॉल YTC, रेट ऑफ रिटर्न जो अर्न होता है बॉन्ड पर यदि मैच्योरिटी से पहले हम उसे बेचें तो उसे बोलते हैं ईल्ड टू कॉल। जो अब तक हमने किसी बॉन्ड पर पैसा कमा लिया है मैच्योरिटी से पहले, यदि हम उसे बेच के वो पैसा लें तो उसे ईल्ड टू कॉल कहेंगे। फिर एक वर्ड होता है जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड जो पे नहीं करता कोई एनुअल इंटरेस्ट, बल्कि वो शुरुआत में ही डिस्काउंट पर बेच देते हैं और उसे पार या प्रीमियम पर रिडीम कर देते हैं, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड आपको 80 रुपए में बेच दिया और फिर जब उसका एक्सपायरी टाइम आया तो उसे 100 रुपए या 110 रुपए में रिडीम कर दिया। इस तरह से आपको उस पर 20-30 रुपए का फायदा मिल गया। उन्हें बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। वो कोई मंथली या ईयरली जो है इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देते। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने अब तक पढ़ी, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये स्टॉक या शेयर मार्केट से रिलेटेड थी। अब जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो सारी मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। जैसे कि इसमें बहुत सिंपल शब्द आएंगे। जैसे सिंपल शब्द है, आपको पता ही है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब होता है जब कोई कंपनी मेन इस उद्देश्य से कि चलो कंपनी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, अवेयरनेस बढ़ाते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में, सभी तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है, पैम्पलेट भी बंटवाती है, टीवी पे भी देती है, न्यूज़पेपर में भी शो करती है, तो हम बोलते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया हुआ है उसने। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी वाले होते हैं एक पीरियड के दौरान, जिसका उद्देश्य ही होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना और अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, कहलाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग का तो मतलब ही है एक तरह से नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, चाहे टीवी, चाहे मैगजीन, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे किसी भी मीडिया के माध्यम से। तो एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडियाज की, गुड्स और सर्विसेज को लेके मास मीडिया की सहायता से, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे मैगजीन, चाहे टेलीविजन, चाहे रेडियो, चाहे कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सरर, उसे बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग। आफ्टर सेल सर्विस नाम से ही पता चल रहा है, ये वो सर्विसेज होती हैं जो गुड्स बिकने के बाद इस्तेमाल की जाती हैं और इनका पेमेंट करना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे मात्र गाड़ी खरीद लेने से कुछ नहीं होगा, खरीद लेने के बाद जब वो चलेगी कुछ किलोमीटर्स तो हमें उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी। जैसे मारुति की गाड़ी खरीदी तो आपने मारुति के सर्विस सेंटर पर जाकर जब उसकी सर्विसिंग कराई, कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया वो बदलवाया, तो उसे ही बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। ऑफन ये सर्विस कभी वारंटी कभी गारंटी स्कीम से जुड़ी होती है और एक टाइम के बाद ये हमेशा पेड हो जाती है, उन्हें बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे किसी आदमी ने जो है वो RO वाटर प्यूरिफायर लगवाया, तो ऐसे केस में जो वो खरीद के लाया तो वो तो परचेज हो गई, उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो आफ्टर सेल सर्विस हो गई। उसके बाद हर साल बाद जो उसका फिल्टर बदलवाया वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होगी। तो सेल के बाद जो सर्विस दे रही है कंपनी आपको, कुछ समय तक फ्री, कुछ समय के बाद पेड, कहलाती है आफ्टर सेल सर्विसेज। वर्ड आया एजेंट। तो जो एजेंट है वो तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा है जो कंपनी के गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं एजेंट। तो एजेंट होलसेलर के रूप में भी हो सकता है, रिटेलर के रूप में भी हो सकता है। तो एजेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। एजेंट इफेक्टिवली होलसेलर होता है जो रिप्रेजेंट करता है बायर और सेलर को परमानेंट बेसिस पर
इसके थोड़े से ही काम होते हैं, इसका गुड्स का ओनरशिप नहीं होता, ये तो केवल ट्रांसफर कराता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर वर्ड आया बैरियर टू ट्रेड। बैरियर टू ट्रेड का मतलब हर वो चीज जो रुकावट या परेशानी का कारण बने ट्रेड करने में, कहलाती है बैरियर टू ट्रेड। तो जो चीज भी दो देशों के बीच में डिफिकल्ट बनाए ट्रेड को, उसे बोलते हैं बैरियर टू ट्रेड। जैसे कि इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, चीज भारत में आएगी तो महंगी बिकेगी, महंगी बिकेगी तो कम बिकेगी। तो इसीलिए टैक्स जो है एक तरह से, कस्टम ड्यूटी जो है एक तरह से बैरियर टू ट्रेड का काम कर रही है। बैरियर टू एंट्री एग्जिट। जब हम बैरियर टू एंट्री एग्जिट की बात करते हैं तो जब एंट्री होने में कोई डिफिकल्टी हो, जैसे कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन, खूब सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, या फिर पहले से बहुत बड़ा कोई मोनोपोलिस्ट उसमें सेक्टर में है, तो ये सब बैरियर टू एंट्री है। बैरियर टू एग्जिट का मतलब है आप इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जा सकते मार्केट, आपका लॉस हो जाएगा, सामान बिकना भारी हो जाएगा, कैपिटल गुड्स नहीं बिक पाएंगे आपके कस्टमाइज्ड थे। तो ये सब चीजें बैरियर टू एग्जिट बन जाती हैं। तो इकोनॉमिक या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट प्लेस का जो डिफिकल्ट बना देती है नई फर्म को आने या जाने में, उसे कहते हैं बैरियर टू एंट्री एग्जिट। जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट डिसएडवांटेज अदर देन साइज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब बैरियर टू एंट्री और एग्जिट बन जाती हैं। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना और अपनी परफॉर्मेंस फिर उससे चेक करते रहना कि मैं उसके मुकाबले कितना पीछे हूं या कितना आगे हूं, उसे कहते हैं बेंचमार्किंग। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर है, जो सबसे टॉप पे है, मार्केट लीडर जो है, जब हम उसकी परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस तक लाने की कोशिश करते हैं, तो हम कर रहे होते हैं बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है कंपेयर करने का प्रोडक्ट्स या सर्विस किसी बिजनेस की अपने कॉम्पिटिटर से मार्केट में, या लीडिंग बिजनेस से किसी और मार्केट में, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। जब हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं फिर उसका फर्म का कंपेटिटिव पोजीशन, अपॉर्चुनिटीज, उसकी सक्सेस, उसके फेलियर, और अपने आप को कंपेयर करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट घटाने की कोशिश करते हैं, तो हम कर रहे होते हैं बेंचमार्किंग। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है किसी ब्रांड की वैल्यू। ब्रांड इक्विटी बेस्ड होती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि कस्टमर्स की लॉयल्टी कितनी है, नाम के प्रति अवेयरनेस कितनी है, लोग इसकी क्वालिटी को अच्छा या खराब कैसा महसूस करते हैं, और लोग इस प्रोडक्ट से कैसे अपने आप को जोड़ के देखते हैं। ब्रांड इक्विटी में कई चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास कुछ इंटेंजिबल असेट्स का होना आपकी इक्विटी बढ़ा देता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क या चैनल रिलेशनशिप। तो ब्रांड इक्विटी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके देखा जाता है। फिर वर्ड आता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है कस्टमर उसी तरह के प्रोडक्ट को टाइम एंड अगेन इस्तेमाल करता है, थोड़े बहुत प्राइस बढ़ने पर भी उन्हें नहीं छोड़ता, कहलाता है ब्रांड लॉयल्टी। तो एक स्ट्रांगली मोटिवेटेड और लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन जो होता है कस्टमर का पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते रहने का, कहलाता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड रिकॉग्निशन, ये एक तरह से कस्टमर की अवेयरनेस है और उन्हें पता होता है कि हाँ इस तरह का ब्रांड है, और बाकी सब चीज़ों के मुकाबले ये विकल्प भी हमारे पास हमेशा ही है, कहलाता है ब्रांड रिकॉग्निशन। जैसे वर्ड होता है सर्फ, तो लोग डिटर्जेंट पाउडर बराबर सर्फ सोचते हैं, इतनी ज्यादा ब्रांड रिकॉग्निशन है उस डिटर्जेंट पाउडर की जिसका नाम सर्फ है, क्योंकि पहले सर्फ डिटर्जेंट पाउडर ही आया था, तो लोगों को लगता है डिटर्जेंट पाउडर बराबर सर्फ। तो वे कहते हैं एरियल का सर्फ दे दो, जबकि सर्फ खुद एक कंपनी है। तो ब्रांड की रिकॉग्निशन है गांव गांव, शहर शहर तक। फिर वर्ड आया ब्रांड। ब्रांड एक स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म है। ब्रांड दर्शा रहा होता है अपने आप को अपने नाम से, चाहे तो अपने सिंबल से, चाहे तो अपने डिजाइन से, चाहे तो अपने लोगो से, चाहे तो अपने पैकेजिंग से।
जब किसी को उसके नाम से, पैकेजिंग से, सिंबल से, डिजाइन से, लोगो से लोग पहचानते हैं तो हम कहते हैं उसकी ब्रांड है। ये आइडेंटिटी है उसके प्रोडक्ट की, ताकि लोग उसे उसके नाम से, उसके डिजाइन से, लोगो से, सिंबल से, कलर कॉम्बिनेशन से पहचान जाए। जैसे हमें पता है टाटा की गाड़ियों के आगे टी लगा रहता है, मारुति सुजुकी की गाड़ियों के आगे एस लगा रहता है, तो ऐसे केस में वो एक ब्रांड है, क्योंकि हम उसे उसकी सिंबल से ही पहचान लेते हैं। जैसे मर्सिडीज के आगे वो जो 3 डंडे से होते हैं गोले के अंदर, उसे देख के ही पहचान देते हैं कि ये गाड़ी मर्सिडीज की है, हालांकि कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि हम सिंबल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ब्रांड है उसकी। फिर वर्ड है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब बेसिकली होता है कि आप क्या काम करके कैसे पैसे बनाते हैं, कहलाता है बिजनेस मॉडल। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एक तरह से मैनेजमेंट स्टोरी लाइन ही तो है कि कैसे मनी मेकर की स्ट्रेटेजी थी जो उसने इस्तेमाल करी पैसा कमाने के लिए। फिर वर्ड है बिजनेस पोर्टफोलियो। जब एक कंपनी के एक से ज्यादा बिजनेसेस हो तो उन्हें बोलते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। जैसे टाटा है, कार भी बनाता है, नमक भी बनाता है, इंश्योरेंस भी करता है, बहुत सारे काम है टाटा के, तो हम कहेंगे टाटा का बिजनेस पोर्टफोलियो बड़ा है। जैसे आईटीसी है, आईटीसी के बहुत सारे काम है, तो हम कहते हैं उसका बिजनेस पोर्टफोलियो। तो बिजनेस पोर्टफोलियो कलेक्शन ही तो है बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स का जो एक बिजनेस चलाता है। बिजनेस टू बिजनेस, B2B जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो जब दो चीजें डायरेक्टेड हो बिजनेस टू बिजनेस, उसमें कोई फाइनल कंज्यूमर से लेना देना नहीं है, तो उसे हम शॉर्ट में B2B या बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। फिर वर्ड आया बाइंग बिहेवियर। नाम से पता चल रहा है बाइंग बिहेवियर का क्या मतलब है। बाइंग बिहेवियर का मतलब होता है कस्टमर्स का बाइंग का पैटर्न, उसका इन्फ्लुएंस। तो बाइंग बिहेवियर रिलेटेड है प्रोसेस से, जिसमें बायर खुद डिसाइड करता है, गो थ्रू करता है, देखता है गुड सर्विस खरीदूं ना खरीदूं। बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से, मोटिवेशन से और मार्केटिंग एक्टिविटी से भी। मार्केटिंग एक्टिविटी, ज्यादा एडवर्टाइजिंग बाइंग बिहेवियर को पॉजिटिव करती है, बंदे ज्यादा गुड्स खरीद लेते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से लोगों की जो पैटर्न है परचेज सेल की वो बदलती है, तो हम कहते हैं कि उनका बाइंग बिहेवियर है। बाइंग बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। फिर उसके बाद वर्ड इस्तेमाल हुआ कैश डिस्काउंट। सबको पता है कैश डिस्काउंट कहते हैं कैश सेल को एनकरेज करने के लिए। जब हम डिस्काउंट दे देते हैं तो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे कि भाई लाओ, यदि तुरंत पैसे देते हो तो 100 रुपए घटाऊं, तो 100 रुपए हो गए कैश डिस्काउंट। तो आदमी को भी लगता है तुरंत दे दूंगा तो 100 रुपए सस्ता पड़ेगा, बाद में दूंगा तो महंगा पड़ेगा, तो अभी दे दूं। फिर वर्ड है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि एक फर्म को जो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लाभ मिल रहा है, एडवांटेज मिल रही है, उसे बोलते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। जैसे कि किसी कंपनी का यदि रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने ही फील्ड की और कंपनियों से बेहतर है, तो हम कहेंगे कि उस कंपनी को मिल रही है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव पोजीशन। कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब है अपनी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर उस इंडस्ट्री में अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। तो पोजीशन जो एक फर्म औरों के ऊपर अचीव करना चाहती है कंपटीशन में, उसे बोलते हैं कंपेटिटिव पोजीशन। एक वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन शब्द का मतलब होता है जब एक कंपनी बिल्कुल ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रही होती है, उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि एक कंपनी टाटा है जैसे, तो उसने कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, गाड़ी भी बना रही है, नमक भी बना रही है, इंश्योरेंस भी कर रही है, और तुम्हारा जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी चला रही है, न जाने कितने काम। ऐसा उसने इसलिए कर रखा है ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए। तो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए होता है। हर बिजनेस में अलग तरह से काम करना, स्ट्रेटेजी अपनानी कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन ही है। तो जब एक ग्रोइंग फर्म स्ट्रेटेजी अपनाती है और अलग अलग तरह की फर्म को एक्वायर करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर नई कंपनियां बनाती है अलग अलग फील्ड की,
जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर वर्ड आया कंसोर्शियम। ग्रुप को कहते हैं कंसोर्शियम। मिलजुल कर जब कंपनियां कुछ एक प्रोजेक्ट कर रही होती हैं तो हम कहते हैं उन्होंने कंसोर्शियम बना लिया। जैसे कि मान लो 4 बैंकों ने मिलके 200 करोड़ रुपए का लोन किसी एक कंपनी को दिया, तो हम कहेंगे वो कंसोर्शियम लोन है। तो कंसोर्शियम कॉम्बिनेशन ही तो है बहुत सारी कंपनियों का जो मिलकर काम कर रही है किसी पर्टिकुलर पर्पज से, ताकि ऐसे केस में वो कुछ बाय सेल कर सके, अच्छी कंडीशंस पे कर सके, कहलाती है कंसोर्शियम। फिर वर्ड है कंज्यूमर मार्केट। ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज की मार्केट जो इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने खुद के यूज के लिए खरीदी जाती है, कंज्यूमर मार्केट कहलाती है। जैसे फ्रिज, टीवी, जूते चप्पल, कपड़े, खाना, ये सब कंज्यूमर मार्केट है। फिर वर्ड है कॉर्पोरेट कल्चर। कंपनी के अंदर का जो व्यवहार है, मान्यताएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो सोच है, काम करने का तरीका है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसे ही हम कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब कंपनी की आदर्श, मान्यताएं, सिद्धांत, परंपराएं, काम करने का तरीका, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट इज और कॉर्पोरेट कल्चर। वर्ड है क्रॉस सेलिंग। जब कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अनुसार उसे रिलेटेड ऑफर दिए जाते हैं तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने अभी अभी कारें खरीदी हैं, देख लिया, उनकी लिस्ट मंगा ली कि किन्होंने कारें खरीदी हैं, और फिर उन्हें फोन करके या फिर मेल भेज के कार की एक्सेसरीज शो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कहेंगे हम क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री देखने के बाद हम उसे सामान बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ये है क्रॉस सेलिंग। फिर वर्ड है क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड का फिर वर्ड है कस्टमर डिमांड। तो कस्टमर डिमांड का मतलब ही है एक कस्टमर जिसके पास खरीदने की क्षमता है, जब वो आपसे कुछ विशेष प्रकार के प्रोडक्ट की मांग कर रहा है तो हम कहते हैं वो कस्टमर डिमांड है। तो कस्टमर डिमांड एक वांट है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, उस कस्टमर की जो खरीदने में सक्षम भी है। कस्टमर लॉयल्टी एक फीलिंग या एटीट्यूड जो किसी कस्टमर को इंक्लाइन करती है कंपनी के प्रोडक्ट पर वापस लौट आने के लिए, टाइम एंड अगेन वो उसे रीपर्चेज करने के लिए उकसा रही है चीज, कहलाती है कस्टमर लॉयल्टी। इसमें कस्टमर एक प्रोडक्ट के प्रति बंधा रहता है, आसानी से उसे छोड़ के नहीं जाता, हम कहते हैं कस्टमर लॉयल है। कस्टमर नीड वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट खरीद के सेटिस्फाई करना चाह रहा है, कहलाता है कस्टमर नीड। जैसे साबुन हम किस लिए खरीदते हैं? ताकि हम साफ स्वच्छ रह सकें, अच्छी खुशबू आ सके, हमें गंदगी साफ हो सके शरीर की। तो ऐसे केस में जो साबुन की आवश्यकता पूरी करेगा वो कस्टमर नीड पर खरा उतरेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब कस्टमर को ऐसा लगता है कि जो पैसे मैंने खरीदे हैं उनकी मुझे वैल्यू भी मिल गई, जितने पैसे दिए हैं कम से कम उतनी है, उससे ज्यादा, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। तो जो प्रोविजन है गुड सर्विस का, जो आवश्यकताएं और एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा है क्वालिटी सर्विसेज को लेकर प्राइस पेड के लिए, कहलाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर वांट एक तरह की डिजायर ही तो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, ताकि उसकी अंडरलाइंग नीड सेटिस्फाई हो सके, तो वो कहलाता है कस्टमर वांट। फिर वर्ड है डिफरेंशिएशन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसका उद्देश्य होता है इंश्योर करना कि प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर यूनिक एलिमेंट है जो उन्हें बाकियों से अलग दिखाएगा, कहलाता है डिफरेंशिएशन। जैसे सिंथॉल साबुन बेचते समय कंपनी कहती है ताजगी आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, तो औरों के मुकाबले कहता है कि ताजगी आ जाएगी, तो वही उसके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो बेसिकली हर प्रोडक्ट के अंदर जो एक विशेषता होती है जिसे वो दर्शाता है कि बाकी प्रोडक्ट से अलग है, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। जैसे डेटॉल में एंटीसेप्टिक गुण। फिर वर्ड है डायरेक्ट मार्केटिंग। जब बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कंज्यूमर को डायरेक्टली जाकर, जो उसके कंज्यूमर इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है, तो कहलाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे
जो रिलेटेड कस्टमर है केवल उन्हें ही ईमेल करना, कैटलॉग देना, मैसेज भेजना, ईमेल के थ्रू ऐड करना, इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग करना, केवल सिलेक्टेड विशेष तरह के कस्टमर्स जो हमारे हैं केवल उन्हें कहलाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो एक ऐसा चैनल मार्केटिंग का जिसमें प्रोडक्ट कंपनी से बढ़कर, कंपनी से निकलकर गांव गांव गली गली कूचे कूचे तक पहुंच जाए, वो पूरा सिस्टम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जो जरूरी है गुड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इसलिए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, री रिटेलर सब आ जाते हैं। फिर वर्ड है डाइवर्सिफाई। कंपनी जब अपने रेंज बढ़ाती है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की, जो वो प्रोड्यूस और सेल कर रही है, तो हम कहते हैं कि हम डाइवर्सिफाई कर रही है, वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स रेंज में एंटर हो रही है। फिर वर्ड है ई कॉमर्स। सबको पता है इंटरनेट की सहायता से जब बिजनेस किया जाता है तो ऐसे केस में उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जब बिजनेस को बनाने के लिए, चलाने के लिए, तो उसे क्या कहा गया? ई कॉमर्स। फिर वर्ड है इकोनॉमी ऑफ स्केल। ज्यादा बनाओगे तो सस्ता बनेगा। तो ये जो कॉस्ट का घट जाना है लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स का, एक तरह से उतनी ही कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पर जब स्प्रेड हो जाती है तो कहलाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर वर्ड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो कंडीशंस और फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ हैं, कंपिटेटिव पोजीशन बनाने में उसे जो है हेल्प करती हैं, परेशान करती हैं, उसकी स्ट्रेटजीज को हर समय धक्का लगाती रहती हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, कहलाता है एक्सटर्नल या कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। फिर वर्ड आया एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वे हैं जो भारी मात्रा में बिकते हैं, लो वैल्यू के होते हैं, कस्टमर उन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज करता है अपने यूज के लिए, एफएमसीजी कहलाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दोज आर सेलिंग इन हाई वॉल्यूम्स विद लो प्राइस। जैसे कि साबुन है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, जैम है, केचप है, पैक्ड जूसेस है, रेडी मील फूड है, बेक्ड बीन्स हैं, चिप्स हैं, ये सब एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर वर्ड है फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। जब हम भविष्य की डिमांड का एस्टिमेशन करते हैं पहले से ही पास्ट के आधार पर, तो उसे बोलते हैं फोरकास्टिंग। जैसे इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, डिस्पोजल इनकम, प्राइसिंग लेवल्स, ये सब हम फोरकास्ट करके रखते हैं। फिर वर्ड है इनोवेटर, जो कुछ नया लाए। इनोवेटर वो लोग होते हैं जो नया प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, लेके आते हैं। ये जनरली यंग, लाइवली, इंटेलिजेंट, सोशली और ग्लोबली या ज्योग्राफिकली मोबाइल होते हैं। ये हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से लोग होते हैं क्योंकि इनको रिस्क थोड़ा सा कम होता है। फिर वर्ड है इंटरनल मार्केटिंग, जो प्रोसेस है जिसमें हम एलिसिट यानी कि मांग करते हैं एक तरह से सपोर्ट कंपनी के लिए और उसकी एक्टिविटीज के लिए अपने एम्प्लॉय से। जैसे किसी कंपनी में 5000 एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉय से ही कहते रहते हैं कि भाई अपने जानकार, दोस्तों, रिश्तेदारों को कंपनी के ही प्रोडक्ट दिलवाया करो। कई बार तो उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट ऑफर भी दे देते हैं। तो अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए अपने ही एम्प्लॉयज का सहारा लेना इंटरनल मार्केटिंग कहलाता है। इससे गोल भी प्रमोट होते हैं और अवेयरनेस भी बढ़ती है। मार्केटिंग कैंपेन उतने बड़े चलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बड़ा काम तो अपने एम्प्लॉय फ्री में ही कर रहे होते हैं। इसे बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग।